मॉर्निंग। चलिए हम लोग आज आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। और पिछली क्लास में आपने मौर्य काल देखा था और उसके बारे में आपने समझा, जहाँ पे आपने देखा कि एक केंद्रीकृत शासक दिखाई पड़ता है जो कि अशोक है और केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। अब अशोक के बाद जो उसके उत्तराधिकारी आते हैं वो मौर्य साम्राज्य को बनाकर नहीं रख पाते हैं और इसके बाद भारत पर एक घटना होती है कि कुछ विदेशी आक्रमण भी होने लगते हैं। मतलब कि सिकंदर के बाद अब दूसरी बार आक्रमण होने वाला है, तो वो समय जो कहलाएगा मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य के बाद आने वाला जो समय है उसे मौर्योत्तर काल कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कुछ विदेशी आक्रमणकारी आएंगे और ये आक्रमणकारी ऐसे नहीं है कि जो यहाँ पर रहेंगे और ये वापस चले जाएंगे। इन्होंने भारत में ही रहने का निर्णय कर लिया। तो इस समय कुछ भारतीय शासक जो पहले से रह रहे हैं मौर्योत्तर काल में और कुछ विदेशी शासक जो भारत में रहने का निर्णय कर चुके हैं, उनके साथ मिलजुल कर ये काल बनता है या टाइम जोन बनता है जिसे कहते हैं मौर्योत्तर काल। तो इसमें जो है आपको मौर्योत्तर काल में कुछ देशी और विदेशी दोनों राजाओं को पढ़ना है। इस टॉपिक का नाम है मौर्योत्तर काल। विशेषताओं के स्तर पर इसमें क्या विशेषता है ये आप देखेंगे। मौर्योत्तर काल में अब आपकी भूमिका क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए पढ़ते समय कि कौन कौन से राजा ऐसे हैं जो कि देशी हैं, यानी कि भारत में पहले से हैं या भारतीय राजा हैं, और कौन से राजा हैं जो बाहर से आए हैं और बाहर से आकर इन्होंने ऐसा क्या किया है जो भारत में घुल मिल गए हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे भारतीय शासक का नाम है या विदेशी शासक का नाम है। जैसे कि एक विदेशी शासक है जिसका नाम है मिनांडर। मिनांडर जो है वो एक यूनानी शासक है जो कि यूनान से आया है, लेकिन भारत में आकर वो अपना नाम रख लेता है मिलिंद। वो मिलिंद के नाम से जाना जाता है, तो वो मिलिंद क्या है, एक भारतीय नाम लगता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो इसमें तो पहले आपको ये समझना है कि कौन भारतीय है कौन विदेशी है। तो मौर्योत्तर काल में आप दो पार्ट में आप इसको समझिए। जैसे कि भारतीय शासक में इसमें कुछ है, जैसे कि एक शुंग वंश है, शुंग वंश ये भारतीय जो कि मौर्य के बाद आता है, और इसके साथ एक कर्ण वंश है, शुंग के बाद कर्ण वंश, और इसके साथ ये दोनों उत्तर भारत में चल रहे हैं। और इसी समय दक्षिण भारत में एक शक्ति चल रही है जिसका नाम है सातवाहन। सातवाहन, तो ये भारतीय शासक। अब विदेशी शासक के रूप में आपको एक दिखाई पड़ेगा हिंद यवन शासक। हिंद यवन यानी कि ये यूनानी शासक है और भारत में रहने के कारण इन्हें हिंद कहा गया, हिंद यवन शासक, या इसे एक और कह देते हैं, टर्म इसका दिया गया है इंडो ग्रीक शासक। इंडो ग्रीक, ग्रीक मतलब यवन, ठीक। इसके अलावा दूसरी शक्ति आपको दिखाई पड़ेगी शक शासक, शक। तीसरी शक्ति आपको दिखाई पड़ेगी यहाँ पर हिंद पहलव, पहलव शासक। इनको एक नाम पार्थियन भी कहा जाता है, पार्थियन, हिंद पहलव या पार्थियन। और फिर कुषाण, ये सब क्या है, विदेशी शासक हैं। तो देशी और विदेशी से रचा बसा जो समय है वो मौर्योत्तर काल है, जो कि मौर्य के बाद में आता है। तो यही आपको पढ़ना है, यही आपका सिलेबस है मौर्योत्तर काल में। इनके बारे में आपको जानना है और किस शासक ने, कौन शासकों ने क्या किया है, ये आपको जानना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और पहले हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर हम जानेंगे कि यहाँ पर वाणिज्य व्यापार के बारे में क्या स्थिति है। क्योंकि जो मौर्योत्तर काल है, यह मौर्योत्तर काल गुप्त काल के जस्ट पहले का समय है ना। तो इसके बाद जो समय आता है, आप कहते हैं कि इसके बाद गुप्त काल आया है। और गुप्त काल को क्या कहा जाता है, भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत का स्वर्ण युग यानी कि उपलब्धियों का समय है ना। बहुत कुछ यहाँ पर हमें हासिल हुआ है, हर तरफ से सफलता है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक रूप से। तो गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग है। अब इसके पहले क्योंकि मौर्योत्तर काल आया है, तो मौर्योत्तर काल को ही श्रेय प्राप्त है कि उसने गुप्त काल को स्वर्ण युग बनाया। अगर मौर्योत्तर काल ना होता तो गुप्त काल स्वर्ण युग नहीं बन सकता था, है ना। जो
आने वाली पीढ़ी है वो पहले वाली पीढ़ी के कंधे पर बैठी होती है। जो उसकी सफलताएं होती हैं बाद में आगे आने वाली पीढ़ी को उसका फायदा मिलता है। तो मौर्य काल में वाणिज्य व्यापार चरम स्थिति पर था। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। बहुत सारे सिक्के, बहुत सारे मुद्रा भारत में आती है। एक व्यक्ति है यूनान का, रोम का व्यक्ति है जिसका नाम है प्लिनी। प्लिनी दुख व्यक्त करता है कि भारत में जो व्यापार होता है वो सब कुछ भारत के पक्ष में है, और जो भी वस्तुएं हम भारत से आयात करके लाते हैं उसके बदले में हमें सोने चांदी के सिक्के भारत को देने पड़ते हैं। तो सारा हमारे यहाँ का सोना चांदी भारत में चला जा रहा है। इस बात के लिए प्लिनी अपने देश के लिए दुख व्यक्त करता है। तो इससे पता क्या चलता है कि हमारा व्यापार संतुलन बहुत बढ़िया था और चरम स्तर पे था। तो इसीलिए भारत में क्योंकि समृद्धि आ गई थी मौर्य काल में, इसीलिए आने वाला जो समय है वो गुप्त काल के रूप में आपको स्वर्ण युग दिखाई पड़ता है। तो इसलिए मौर्य काल का एक खास महत्व है, इसको आप पढ़िएगा। मौर्य काल की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर जैसे कि ये हिंदू शासक हैं, ठीक है, यानी कि भारतीय शासक है, और ये विदेशी शासक हैं। तो इनको कहा गया आर्य, यानी कि भारत में जो लोग पहले से रह रहे हैं आर्य, और ये जो विदेशी हैं इनको कहा गया गैर आर्य, यानी कि जो आर्य नहीं है। तो इन दोनों, क्योंकि अभी इन्होंने भारत में रहने का निश्चय कर ही लिया था, तो अब क्या हुआ कि पहले तो जब भारत पर आक्रमण करते हैं ये लोग, तो हमारे यहाँ का जो ब्राह्मण वर्ग है, पुरोहित वर्ग है, वो इनको तिरस्कार देता है, इनको मानता नहीं है, कहता है कि ये लोग म्लेच्छ हैं। इनको एक शब्द कहा गया है म्लेच्छ, इनको म्लेच्छ कहकर तिरस्कृत किया गया। लेकिन ये राजा के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं, अचानक ये शासन करने लगते हैं, तब पुरोहित वर्ग को बुलाया जाता है कि क्यों भैया तुम हमें म्लेच्छ कह रहे थे, क्या बात है। तब पुरोहित वर्ग कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके ऊपर गंगा जल छिड़क देंगे, कुछ मंत्रोच्चारण करेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और इनको अपना लेता है। तो अपनाने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, उसने कहा कि कैसे पता चलेगा कि हम भारतीय हैं या हमें भारत से क्या मिलेगा। तो पुरोहित वर्ग ने क्या किया कि जो उनके देवी देवता थे गैर आर्यों के, जैसे अपोलो इनका देवता है या जो भी देवता है, इनके देवता को लाता है और अपने भारतीय देवताओं को लाता है और दोनों को मिला देता है, फेंट देता है। और इससे आर्य और गैर आर्य तत्वों के मिलने से जो चीज निकल कर आती है उसे कहते हैं हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म की उत्पत्ति भी जो है एक तरीके से मौर्य काल में ही हुई है। जैसे कि आप देखते हैं ना कि किसी हर भारतीय हर देवता के साथ क्या होता है कि भारत में कोई जानवर या कोई पक्षी जुड़ा होता है। तो ये पक्षी या ये जानवर क्या है, ये गैर आर्य तत्वों का मिश्रण है, ये गैर आर्य है। देवता भारतीय है लेकिन एक विदेशी व्यक्ति के या विदेशी राजा के देवता को या पक्षी को उन्होंने जोड़ दिया, जैसे कि विष्णु के साथ गरुण, शिव के साथ सर्प। तो ये क्या है, गैर आर्य तत्व की निशानी है जो कि यहाँ पर हिंदू धर्म में दिखाई पड़ती है। तो ये विशेषताएं हैं जो कि आपको अभी आने वाले समय में समझ में आएगी। तो मौर्य काल की विशेषता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक शासक को देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि वो भारत में रहकर क्या कर रहा है। तो पहला वंश जो आपके सामने हम रखे हैं उसका नाम है शुंग वंश। शुंग वंश। तो सब लोग ये ध्यान रखेंगे कि अब जितने भी वंश आएंगे सबके संस्थापककर्ता का नाम आपको जरूर ध्यान होना चाहिए कि किसने इस वंश को बनाया या स्थापित किया, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है और आता है, और अगर आपको पता है तो फिर सही भी होता है। और इसको याद करने से ये भी पता चल जाता है कि कौन वंश किसके बाद आया। मतलब हिस्ट्री में टाइम जोन की बड़ी भूमिका है, समय की बड़ी महिमा है कि आपको समय के अनुसार पता होना चाहिए कि कौन किसके बाद और कौन किसके पहले आ रहा है। तो शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग नामक व्यक्ति ने की है। पुष्यमित्र शुंग। तो एक्चुअल में पुष्यमित्र शुंग जो है वो मौर्य वंश का एक शासक है जिसका नाम है बृहद्रथ। बृहद्रथ। तो बृहद्रथ का ये सेनापति था। पुष्यमित्र सिंह बृहद्रथ का सेनापति था। तो जब ये एक बार अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा होता है बृहद्रथ, तो उसके साथ पुष्यमित्र शुंग भी होता है क्योंकि वो सेनापति है।
तो सेना का निरीक्षण करते समय अचानक पुष्यमित्र शुंग जो है बृहदत्त की हत्या कर देता है, इसका मर्डर कर देता है। और फिर जो है मौर्य वंश के बाद वो शुंग वंश की स्थापना कर देता है, यानी कि अपने राजा को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की है। और यह क्या है कि यह कट्टर ब्राह्मणवादी है। पुष्यमित्र शुंग कौन है? ब्राह्मणवादी है, यानी कि एक बार फिर से संस्कृत भाषा या ब्राह्मण वर्ग का फिर से पुनरुत्थान हुआ, क्योंकि इसके पहले मौर्य काल में बौद्ध धर्म चल रहा था, बौद्ध को आश्रय मिला हुआ था। लेकिन शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, ब्राह्मण धर्म को फिर से पुनर्स्थापित कर दिया है। और इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, और अश्वमेध यज्ञ को कराते समय इसने अपना जो यज्ञ कराने के लिए बुलाया था वो महर्षि पतंजलि को बुलाया था। पतंजलि इसके यज्ञ में शामिल थे। तो और संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान किया और विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। और विदिशा जो है इस समय राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत फेमस हुई। ठीक, और साथ ही साथ पुष्यमित्र शुंग के समय में जो है कुछ यवन आक्रमणकारियों ने हमला भी किया था, यवन आक्रमण हुआ था। जैसे कि मैंने बोला था कि अभी हिंद यवन आने वाले हैं, तो ये लोग अभी प्रयास कर रहे हैं पुष्यमित्र शुंग के समय में। तो एक यवन आक्रमण भी होता है, लेकिन उस आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र होता है जिसका नाम है अग्निमित्र। अग्निमित्र, तो अग्निमित्र इस आक्रमण को विफल कर देता है। इस बात की सूचना हमें कालिदास का एक ग्रंथ है, कालिदास का ग्रंथ है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम, मालविका मित्रम, यानी कि मालविका और अग्निमित्र दो नायक नायिका हैं, उनसे मिलकर बना है मालविका अग्निमित्रम। तो ये दोनों की एक प्रेम कहानी है, लेकिन उसमें ये पता चलता है कि अग्निमित्र ने यवन आक्रमण को विफल किया था। तो इस समय विदिशा जो है सांस्कृतिक केंद्र बन जाता है। और आने वाले समय में शुंग वंश के का एक शासक होता है जिसका क्रम 9वां शासक है, 9th है, जिसका नाम है भागभद्र। भागभद्र। तो उसके समय में एक राजदूत आता है विदिशा, एक राजदूत आता है जिसका नाम है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस एक राजदूत है जो कि विदिशा आता है और विदिशा में गरुण स्तंभ की स्थापना करता है। विष्णु के सम्मान में वह गरुण स्तंभ की स्थापना करता है। विष्णु इसलिए क्योंकि इनके राजा जो है विष्णु को मानते हैं या फिर हिंदू धर्म को मान रहे हैं। तो हेलियोडोरस जो है राजदूत है जो कि भागवत के समय में आता है और गरुण स्तंभ की स्थापना करता है। तो ये शुंग वंश के समय की कुछ घटनाएं हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस समय जो आप मनुस्मृति का नाम सुनते हैं वो भी जो है इसी के समय में लिखी गई है, यानी कि मनुस्मृति का जो अपडेशन हुआ है वो मौर्य काल में ही आपको दिखाई पड़ेगा। तो शुंग वंश ऐसे कुछ समय तक चला और इसके बाद फिर छोटा सा एक वंश और आता है। वो होता ये है कि शुंग वंश का एक शासक होता है जिसका नाम होता है देवभूति। तो देवभूति की हत्या कर देता है, उसका एक अमात्य होता है जिसका नाम है वासुदेव। और वासुदेव जो है देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की नींव डालता है, कर्ण वंश की। तो कर्ण वंश में बस इतना ही पूछता है कि कर्ण वंश की स्थापना किसने की, क्योंकि ये बहुत छोटा सा वंश है, ये ज्यादा चलता नहीं है। ये जो शुंग वंश है लगभग 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व दिखाई पड़ेगा आपको। कर्ण वंश जो है 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व दिखाई पड़ेगा, 30। अब देखिए ईसा पूर्व कम होता जा रहा है और एक अभी आने वाली है 1 ईस्वी, गुप्त काल से पहले ही 1 ईस्वी आ जाएगी और फिर वो ईस्वी बढ़ने लगेगी। तो ये क्रम है। शुंग वंश के बाद क्या है, कर्ण वंश की स्थापना हो रही है, ये ध्यान रखिएगा शुंग वंश के बाद। तो दो पात्र आपको यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, एक पतंजलि, ठीक है, जो कि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, और दूसरा अग्निमित्र जिसने जो है यवन आक्रमण का विरोध किया है, जिसकी चर्चा कालिदास की मालविका अग्निमित्रम पुस्तक में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पुस्तक और लिखी गई है जिसका नाम है प्रतिपदा पंचिका। प्रतिपदा पंचिका ये वत्स भट्टी नामक एक व्यक्ति ने लिखी है।
और ये अर्थशास्त्र पर टीका है, अर्थशास्त्र पर टीका, अर्थशास्त्र के ऊपर टिप्पणी की गई है, प्रतिपदा पंच का पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दो वंश आपने पढ़े जो कि शुंग वंश थे और कर्ण वंश थे। अब हम लोग चलते हैं दक्षिण की ओर, और दक्षिण में एक शक्ति आपको दिखाई पड़ेगी जिसका नाम है सातवाहन, सातवाहन वंश। दक्षिण की भारत की प्रमुख शक्ति है, और सातवाहनों ने भारत में बहुत लंबे समय तक शासन किया है। लगभग माना जाता है कि 200 से 300 वर्षों तक शासन किया है। तो इसमें बहुत सारे राजा होंगे भाई, 200 से 300 वर्ष अगर शासन किया है तो, लेकिन जो जो प्रमुख हैं जिनका खास महत्व है उनकी चर्चा हम करेंगे, जिनसे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए सातवाहन के बारे में जानते हैं। ये शुंग वंश कर्ण वंश उत्तर भारत में था और सातवाहन दक्षिण भारत में है। और सातवाहन वंश की स्थापना करने का जो श्रेय है वो सिमुक नामक व्यक्ति को जाता है। सिमुक, इसका नाम सिमुक है। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी, और इसने अपनी राजधानी जो है प्रतिष्ठान, ये महाराष्ट्र के पास है, प्रतिष्ठान या पैठन इसे कहते हैं, पैठन, इसको बनाई थी। क्योंकि सातवाहनों ने लंबे समय तक दक्षिण में शासन किया है, इसलिए इनका नाम दक्षिणापति भी है, दक्षिणाधिपति इन्हें कहते हैं, मतलब दक्षिण के राजा, दक्षिणाधिपति। इन्हें आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य कहा गया है, आंध्र जाति या आंध्र भृत्य इनका टाइटल है। तो ये सातवाहनों के बारे में कुछ शब्दावली है। स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है सिमुक, ये ध्यान रखिएगा। अब सिमुक के बाद जो महत्वपूर्ण शासक आता है उसका नाम है शातकर्णी फर्स्ट, शातकर्णी फर्स्ट। शातकर्णी फर्स्ट की उपलब्धि क्या है कि इसने जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसने भी अश्वमेध यज्ञ कराया, प्लस राजसूय यज्ञ करवाया, राजसूय यज्ञ। मतलब हिंदू धर्म इस समय चल रहा है ना, तो ये हिंदू शासक है तो अश्वमेध यज्ञ या राजसूय यज्ञ कराते हैं। साथ ही साथ इसने मालव शैली की मुद्रा चलाई थी, मालव शैली की मुद्रा। और अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्रा चलवाई है, रजत मुद्रा। तो शातकर्णी फर्स्ट कुछ समय तक शासन करता है, और इनका जो सबसे योग्य और सबसे महत्वपूर्ण शासक है उसका नाम है गौतमी पुत्र शातकर्णी, गौतमी पुत्र। माता के नाम पर इनका नाम रखा जाता था, इसलिए आपको ये नाम जो है लगेगा कि गौतमी पुत्र। तो गौतमी पुत्र क्या है, उसकी माता का नाम है, गौतमी उसकी माता का नाम है, तो शातकर्णी, उसने रख लिया गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो ये इनका एक महान शासक है। अब इसकी महानता क्या है वो आप देखिए। महानता ये है कि इसने जो है दक्षिण भारत में जो है कई बार लड़ाइयों में कई क्षत्रियों को हराकर ब्राह्मण धर्म की स्थापना की। जो भी राजा वगैरह थे उसके समकालीन उनको हराया और ब्राह्मण धर्म की स्थापना की, और चातुर्वर्ण व्यवस्था, चातुर्वर्ण व्यवस्था को पुनर्जीवित किया। जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है हमारे वैदिक धर्मों में बताया गया था, ये व्यवस्था बौद्ध धर्म के आने के बाद जो है वो खत्म हो गई थी, लेकिन अब उसने फिर से स्थापित किया चारों वर्ण वाली व्यवस्था, यानी कि चातुर्वर्ण व्यवस्था। यह एक विद्वान शासक है, और इसलिए इसकी उपाधि जो है आगमन निलय है, आगमन निलय, आगमन निलय, यानी कि वेदों का आश्रय, आश्रय। इसने नासिक के आसपास जो है एक नगर की स्थापना की है जिसे कहते हैं वेणकटक, वेणकटक नामक नगर की स्थापना की है, इसलिए इसका एक टाइटल वेणकटक का स्वामी भी है, वेणकटक का स्वामी। इसने कुछ बौद्ध भिक्षुओं को जो है अजकलकी नामक ग्राम जो है दान में दिया था, अजकलकी। नाम है अजकलकी नामक ग्राम दान में दिया था,
और कारले के भिक्षुओं को, कारले एक गुफा है, वहां पर करजक नामक गांव दान दिया था इसने, करजक गांव ग्राम, उनको रहने वगैरह के लिए इसने करजक नामक ग्राम जो है दान में दिया था। तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी की खास बात है। इसने जो है अपने समकालीन एक शक शासक है, अभी आपके सामने आएगा, शक मैंने बताया था एक विदेशी शासक है, तो शक शासक है जिसका नाम है नहपान। तो नहपान का इसके साथ युद्ध हुआ था, लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित कर दिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है जोगल थम्बी, जोगल थम्बी। तो जोगल थम्बी नामक स्थान से जो है 8000 सिक्के मिलते हैं, जिनको जो है, जो कि नहपान के थे, और नहपान को पराजित करने के बाद 8000 चांदी के सिक्कों को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनः ढलवा लिया था। तो इससे पता चलता है कि इसको पराजित करके उसके सिक्कों को उसने अपने राज्य में उपयोग में ले आया था। तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धि है कि उसने शक शासक नहपान को पराजित किया था। क्वेश्चन आता है कि नहपान को पराजित करने वाला कौन सा सातवाहन शासक है, तो आप बताएंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक, तो इस तरीके से इसने एक बढ़िया शासन किया है, बहुत समय तक इसने लंबा शासन किया है और इसकी सफलताएं भी हैं। अब इन दो शासकों के बीच में एक शासक का नाम और आएगा जिसका नाम है हाल, इन दोनों के बीच में है हाल। हाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका नाम है हाल। तो जैसे कि ये सातकर्णी प्रथम या गौतमीपुत्र सातकर्णी युद्ध में महानतम शासक हैं, वैसे ही हाल जो है वह शांति में महानतम है। वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, वो शांति से रहना चाहता है, तो वो शांति का, उसका शासनकाल शांति का शासनकाल है। और इससे क्वेश्चन ये आता है कि इसने एक ग्रंथ की रचना की है, क्योंकि वो शांत रहता था, लड़ाई करता नहीं था, तो वो अपना समय जो है कविताएं लिखने में या ग्रंथ को लिखने में बिताता था। तो इसने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की है। और ये जो है ग्रंथ है ये प्राकृत भाषा में है। ठीक, इससे एक क्वेश्चन ये बनता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, गाथा शक्ति ग्रंथ किसने लिखा है, या किस सातवाहन शासक ने लिखा है, या किस भाषा में लिखा है। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हाल ने अपने दरबार में जो आश्रय दिया था, कुछ विद्वान थे जिनका नाम है, एक विद्वान है जिनका नाम है गुढ़ाढ्य, उनका नाम है गुढ़ाढ्य। गुढ़ाढ्य ने बृहद कथा की रचना की है, बृहद कथा, गुढ़ाढ्य की बृहद कथा रचना है। और सर्ववर्मन को अपने यहाँ आश्रय दिया था, सर्ववर्मन। इन्होंने कातंत्र नामक एक संस्कृत काव्य लिखा है, कातंत्र संस्कृत काव्य लिखा है। तो ये जो गाथा सप्तशती है, बृहद कथा, कातंत्र, ये तीनों की रचनाओं के नाम और उनके लेखक के नाम आपको मिलेंगे, और ये हाल के समय में हुआ है। ठीक, तो पहले सिमुक आता है, फिर सातकर्णी प्रथम आता है, फिर हाल आता है जो कि शांति में महानतम है, फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी आता है। ठीक, अब गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद जो अगला शासक आएगा जो कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र है, उसके बारे में देखते हैं। वो भी एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, और इसका नाम है, अगला शासक, सातवाहन शासक है, इसका नाम है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। ठीक, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ये गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र है। इसकी खास बात क्या है जो आपको याद रखनी है, वो ये कि यह पहला एकमात्र ऐसा शासक है जिसका उल्लेख जो है अमरावती स्तूप में किया गया है। अमरावती दक्षिण भारत का है, अमरावती स्तूप, तो उसमें जो है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की चर्चा होती है। अमरावती स्तूप का पता जो है मैकेंजी महोदय ने लगाया था, मैकेंजी महोदय जो एक विद्वान है, मैकेंजी ने इसका पता लगाया था। दूसरी खास बात है कि वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को इतिहास में जो है पुलोमा के नाम से जाना जाता है, पुलोमा, इसका एक नाम और है पुलोमा। ठीक, दूसरी बात कि वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने शक शासक रुद्रदामन
एक शक शासक है रुद्रदामन। रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था, यानी कि शक और सातवाहन के बीच में वैवाहिक संबंध यहाँ पे दिखाए जाते हैं। ठीक, और इसे जो है एक नाम दिया गया है दक्षिणापथेश्वर। दक्षिणापथेश्वर, ये दक्षिणापति नहीं है, दक्षिणापथेश्वर है। इसका टाइटल क्या है? दक्षिणापथेश्वर। जैसे इसका टाइटल था आगमन निलय, वेदों का आश्रय, वैसे इसका नाम है दक्षिणापथेश्वर। और साथ ही साथ ये एक ऐसा शासक है जिसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया है। प्रथम आंध्र सम्राट, आंध्र सम्राट। ठीक, तो इन सब बातों के कारण ये वशिष्ठ कुलमावी जो है जाना जाता है। और इसके बाद सातवाहनों का एक शासक अंतिम रूप से दिखाई पड़ता है जिसका नाम है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी, इसके बारे में बस दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि यह जल यात्रा का प्रेमी था, जल यात्रा का प्रेमी। ये इसका मतलब ये हुआ कि यह वाणिज्य व्यापार में इंटरेस्ट रखता था। वाणिज्य व्यापार इसके समय में बहुत बढ़िया होता था। और इसने सिक्के जारी किए हैं जिसके सिक्कों पर नाव का चित्र है और जिस पर पतवार बनी हुई है। नाव और पतवार का चित्र जो है इसके सिक्कों पर है। इसने ऐसे सिक्के जारी किए हैं, नाव बनी है। तो ये यज्ञश्री सातकर्णी है। इसके बाद सातवाहन वंश जब समाप्त हो जाता है तो सातवाहन के बाद जो है दक्षिण में एक नई शक्ति आती है जिसका नाम है वाकाटक। तो वाकाटक का जो इतिहास है वो गुप्तों के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि जब गुप्त काल आएगा तो वाकाटक और गुप्त के बीच का संबंध वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा दक्षिण भारत में। तब हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी फिलहाल उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो हिंदू शक्ति है या जो भारतीय राजा है वो आपको शुंग वंश दिखाई पड़ा, कर्ण वंश दिखाई पड़ा और सातवाहन वंश दिखाई पड़ा। अब यहाँ पर विदेशी आक्रमण होगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें आपको यवन, हिंद यवन शासक और कुषाण वगैरह आपको पढ़ने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं हिंद यवन शासक या फिर यवन शासक या इंडो ग्रीक शासक, इनको इंडो ग्रीक कहा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आप जानते रहिएगा इंडो ग्रीक शासकों के विषय में कि ये वो शासक हैं जिन्होंने भारत में पहली बार अभिलेख युक्त सिक्के चलवाए। अभिलेख युक्त सिक्के या लेख युक्त सिक्के कहना चाहिए, लेख युक्त सिक्के चलाए, यानी कि सिक्का है और उस पर कुछ लिखा हुआ है। इसके पहले क्या था कि भारत में क्या होता था, जो सिक्के होते थे उसमें केवल चित्र बना होता था, लेकिन अब की बार इसमें चित्र भी बना है और पृष्ठभाग पर उसमें सिक्का जारी करने वाले का नाम या कोई विशेष बात वो भी लिखी हुई है। यानी कि लेख युक्त सिक्के चलाने का श्रेय किसको है? इंडो ग्रीक शासकों को है। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह आता है कि भारत में सबसे ज्यादा सिक्के किसने चलवाए? तो भी इंडो ग्रीक शासकों का नाम आएगा। मतलब इन्होंने सोने के, चांदी के, तांबे के, पोटास के, शीशे के, मिश्र धातु के, हर टाइप के सिक्के इन्होंने चलवाए हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा सिक्के चलाने का श्रेय और लेख युक्त सिक्के चलाने का श्रेय जो है इंडो ग्रीक शासकों को जाता है। ठीक, एक बात। अब देखते हैं हिंद यवन शासक का संस्थापक कौन है और कैसे ये काम करता है, ये आप देखिए। तो हिंद यवन शासक की जो स्थापना की है, भारत में जो आक्रमण होता है उसमें डेमेट्रियस को माना जाता है। डेमेट्रियस ने हिंद यवन शासकों की स्थापना की है भारत में। और डेमेट्रियस ने आक्रमण करने के बाद यहाँ पर साकल को अपनी राजधानी बनाया। साकल एक जगह है, साकल, ये पंजाब में है, इसने अपनी राजधानी बनाया। कुछ समय के बाद जो है यहाँ पर यूक्रेटाइड ने भी शासन किया है, इससे निकला हुआ है एक यूक्रेटाइड। लेकिन डेमेट्रियस का जो मेन उत्तराधिकारी है, जिसका महत्व है, उसका नाम है मिनांडर। मिनांडर एक योग्य शासक है और इसको इतिहास में भारतीय ग्रंथों में मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। मिलिंद ने सिक्के जारी किए हैं और उन सिक्कों पर जो है उसने धर्म चक्र का चिन्ह अंकित कराया है। धर्म चक्र का चिन्ह अंकित कराया है क्योंकि मिनांडर जो है वो
जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है, वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है और मिनांडर के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो उनका समाधान प्राप्त करने के लिए वह एक बार एक बौद्ध भिक्षु होता है जिसका नाम है नागसेन, तो नागसेन के पास जाता है। तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के बीच में वार्तालाप होती है, मतलब कि दोनों आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और मिनांडर प्रश्न पूछता जाता है और मिलिंद और नागसेन जो है उसका उत्तर देता जाता है, और इसी बातचीत को संग्रहित कर लिया गया है और इसको कहा जाता है, वो पुस्तक बनती है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, यानी कि मिलिंद के प्रश्न। पन्हो मतलब मिलिंद के प्रश्न। और तब जो है जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तब वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। तो मिनांडर की ये खास बात है जो कि इंडो ग्रीक शासक है, यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक, तो और सर्वाधिक सिक्के जारी करने का भी श्रेय इन्हीं को है, सर्वाधिक सिक्के। और लेख युक्त सिक्के। मिनांडर ने भी अपनी राजधानी को साकल ही बनाया था, साकल, इसको सियालकोट भी कह देते हैं, सियालकोट, साकल या सियालकोट। ठीक, तो ये उत्तर भारत की एक शक्ति है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो है आप दूसरी शक्ति की ओर चलिए, थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते रहिएगा सभी शक्तियों के बारे में। हिंद पहलव, पहलव वंश, इनको हमने बोला आपसे कि ये पार्थियन भी कहलाते हैं, पार्थियन। तो इनका जो मूल निवास स्थान है वो ईरान माना जाता है, ईरान से आए थे। इनका संस्थापक अगर कहें तो पहला शासक का नाम है माउस, माउस जो है इनका पहला शासक है, लेकिन इनका वास्तविक संस्थापक अगर पूछता है, वास्तविक संस्थापक, जैसे कि गुप्त वंश में संस्थापक में घटोत्कच का नाम आता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम है। तो वैसे ही माउस इनका एक राजा तो है, लेकिन वास्तविक संस्थापक का नाम अगर करेंगे तो उसका नाम होगा मिथ्रेडेटस, मिथ्रेडेटस। ये क्वेश्चन आएगा संस्थापक कौन है, और दूसरा आएगा वास्तविक संस्थापक कौन है, और तीसरा क्वेश्चन आएगा कि सबसे इनका शक्तिशाली शासक कौन है, शक्तिशाली शासक। तो आप बताएंगे इसका नाम होगा गोंदो फर्निस, गोंदो फर्निस। गोंदो फर्निस नामक व्यक्ति ने अच्छी तरीके से पहला वंश को स्थापित किया था। इसको जो है इससे संबंधित एक अभिलेख है जिसे कहते हैं तख्ते बही अभिलेख। इससे क्वेश्चन आता है तख्ते बही अभिलेख किसका है, तो तख्ते बही अभिलेख गोंदो फर्निस का है, अभिलेख इसने। इसका एक नाम, गोंदो फर्निस का एक नाम बिंद फर्ण भी मिलता है, बिंद फर्ण। गोंदो फर्निस का ही एक रूपांतरित नाम है बिंद फर्ण, इसका जिसका अर्थ होता है यशस्वी। गोंदो फर्निस के शासनकाल में एक ईसाई धर्म प्रचारक है टॉमस, सर टॉमस, वो इसके दरबार में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आता है। किसके दरबार में, गोंदो फर्निस के दरबार में सर टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। मतलब ये शासक ऐसे हैं जो भारत में आते हैं और भारत में रह जाते हैं, रहने का निर्णय कर लेते हैं। तो उसमें से एक और है हिंद पहलव या पार्थियन वंश। ठीक, चलिए ये हो गया। अब आगे अगला जो देखते हैं, जो अगली शक्ति है, क्योंकि सातवाहन में कोई मौर्य काल में कोई एक राजा नहीं है कि आप अशोक की तरह बस वही चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक उन्हीं की पीढ़ी चलेगी। कई अलग अलग लोगों ने आक्रमण किया है, तो अलग अलग शक्तियों के बारे में आपको देखना पड़ता है। अब यहाँ पर एक और शक्ति आती है जिसका नाम है शक शासक। शक, शकों को एक नाम और दिया गया है सीथियन, इनकी भाषा में सीथियन कहते हैं, सीथियन। क्वेश्चन आएगा सीथियन इनमें से कौन है,
तो उसमें दिया होगा शक है, कुषाण है, पहलव है, इंडो ग्रीक है, तो आप बताएंगे वो शक है। सीथियन एक नाम है, सीथियन, पे ई की मात्रा है, सीथियन। तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग चीन से आए थे, चीन, इनका निवास स्थान चीन का जो तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, वहां से है। तो ये शाखा आती है और भारत में आकर ये कई भागों में बढ़ जाती है, अलग अलग भागों में ये शाखा बढ़ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल की एक शाखा अफगानिस्तान चली जाती है, एक शाखा मथुरा चली जाती है, एक शाखा पंजाब चली जाती है, एक पश्चिम भारत में आ जाती है और एक दक्षिण भारत में चली जाती है। तो अलग अलग जगह पर शकों ने शासन करने का प्रयास किया छोटे छोटे पार्टों में, लेकिन जो मुख्य शाखा है जिससे आपको मतलब है उसका नाम आपको लिखना है जो है वो, एक आप पश्चिम की शाखा देखेंगे जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा नासिक, जगह एक है नासिक, नासिक, हाँ, और दूसरी उज्जैन, उज्जैन। तो नासिक में जो वंश स्थापित होता है वो उस राजा का है जिसका नाम है नहपान, नहपान। तो नहपान ने यहाँ पर छहरात वंश की स्थापना की है, छहरात वंश, ये शकों का एक वंश है जिसे कहते हैं छहरात वंश। और उज्जैन में वंश जो स्थापित होता है उसका नाम है कारदर्मक वंश, कारदर्मक वंश। और इसकी स्थापना जो है, कारदर्मक वंश की स्थापना जो है यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ शासक है रुद्रदामन, ठीक। रुद्रदामन ने कारदर्मक वंश से जुड़ाव किया या फिर इसको आगे बढ़ाया। तो नहपान के बारे में तो आपने अभी देखा ही है कि इसकी लड़ाई जो होती है गौतमीपुत्र सातकर्णी से होती है, जिसमें ये नहपान पराजित हो जाता है। लेकिन नहपान की विशेषता यह है कि इसने लंबे समय तक यहाँ पर पश्चिम भारत में या फिर गुजरात में बहुत लंबे समय तक शासन किया है और छहरात वंश की स्थापना की है। इस वंश के शासक जो हैं या शक लोग जो हैं भारत में छत्र प्रणाली को डेवलप करके जाते हैं। छत्र प्रणाली यानी कि एक ही सीट पर या फिर एक ही राजगद्दी पर दो लोग शासन करते थे, साथ में बैठते थे, तो छत्र प्रणाली से कहते हैं। मतलब एक राजा नहीं बल्कि दो राजकुमार भी शासन कर सकते हैं। और साथ में राजा का जो मंदिर बनता था उसको बनाने की परंपरा इन्होंने बनाई है। जैसे मंदिर में देवता बनाए जाते थे, लेकिन इसमें राजाओं को भी यहाँ पर बनवा दिया जाता था या उनकी मूर्ति को बना दिया जाता था। तो इस परंपरा को देवकुल परंपरा कहते हैं। देवकुल, जो राजा के मंदिर होते हैं उन्हें देवकुल मंदिर कहते हैं। देवकुल मतलब कि राजा की दैवी शक्ति का सिद्धांत। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग विदेशी हैं। तो जब विदेशी व्यक्ति भारत में आता है तो यहाँ का जो पहले से ब्राह्मण धर्म है या हिंदू धर्म है वो इनको तिरस्कृत करता है कि तुम हमारे राजा नहीं बन सकते हो या फिर तुम मिलेच्छ हो, विदेशी हो। तो ये अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए एक तो भारतीय नाम रखते हैं, भारतीय राजा की तरह अपनी उपाधि लेते हैं और मंदिर बनवाते हैं, क्योंकि मंदिरों से भारतीयों का जुड़ाव होता है। तो मंदिर बनाने की परंपरा और उसमें राजा को स्थापित कर देना, जैसा कि देवताओं ने इन राजाओं को बनाया है तो इनका सम्मान करना चाहिए, ऐसी बात लोगों के मन में जाए, तो इसलिए वो देवता की जगह राजा की मूर्ति स्थापित करके देवकुल परंपरा को स्थापित करते हैं। ये छहरात वंश में या इधर दिखाई पड़ती है। अब उज्जैन का जो रुद्रदामन है ये एक व्यक्ति खास है जिससे क्वेश्चन आता है, वो आप ध्यान रखिएगा। वो क्या क्या बातें हैं इसके बारे में वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए रुद्रदामन की सबसे खास बात ये है कि इसने भारत में पहली बार, जो भी शब्द आएगा पहली बार वो इंपॉर्टेंट होगा एंशिएंट इंडिया में, क्योंकि वो पहली बार हो रहा है। भारत में पहली बार विशुद्ध संस्कृत भाषा का अवलेख लगवाया है जिसे कहते हैं जूनागढ़ अवलेख। संस्कृत भाषा का जूनागढ़ अवलेख। देखिए ये एक विदेशी शासक है लेकिन फिर भी ये संस्कृत भाषा में लिखवा रहा है
यानी कि वो चाहता है कि यहाँ के लोग समझें कि हाँ हम भी उनकी भाषा में बोल सकते हैं, या उनके देवताओं की तरह हमें भी संस्कृत आती है। तो विशुद्ध भाषा में जूनागढ़ अभिलेख लिखवाने का ये प्रयास करता है। भारत में इसके पहले जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं वो सब प्राकृत भाषा में हैं। तो पहली बार जूनागढ़ अभिलेख जो है विशुद्ध संस्कृत भाषा का अभिलेख है। दूसरा काम इसने क्या किया है, दूसरा काम इसने ये किया है कि इसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई है। आपको याद होगा सुदर्शन झील जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था। तो इसका बार बार पुनर्निर्माण होगा, क्योंकि इससे सिंचाई की व्यवस्था होती है, इसलिए सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाता है। और इस समय सौराष्ट्र में ये झील होती है, तो सौराष्ट्र का गवर्नर भी हमने आपको बताया था। सौराष्ट्र का गवर्नर इसमें कौन है, उसका नाम है सुविशाख। इसको याद रखते चलिएगा, सुविशाख। किसके समय में मरम्मत हो रही है और कौन गवर्नर है, ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसे कि मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त था, फिर मैंने बताया था अशोक के समय में जब सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था तुषाप था, रुद्रदामन के समय में कौन हो गया है, सुविशाख हो गया है। और स्कंदगुप्त यानी कि गुप्त शासक के समय में जब सुदर्शन झील का निर्माण होगा तब बन जाएगा पर्णदत्त। तो यहाँ पर अलग अलग गवर्नर चेंज हो जाएंगे। तो एक काम तो ये कि इसने जूनागढ़ अभिलेख लगवाया है, दूसरा काम सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है। इसका एक टाइटल है इतिहास में, इसको कहा जाता है भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक। भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक की संज्ञा इसको दी गई है, टाइटल दिया गया है। ठीक, रुद्रदामन के बारे में इतना जानिएगा। और ये क्या है, शक शासक है। इसकी शाखा क्या है, कारदार्मक वंश की। इसको क्षाराद वंश की मत लगा दीजिएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि शक भारत में आए, अलग अलग जगह पर बट गए, और भारत में दो प्रमुख शाखा नासिक और उज्जैन में स्थापित हुई, एक क्षाराद वंश की और एक कारदार्मक वंश की। क्षाराद वंश का शासक नहपान है, जिसको कि सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया है। और कारदार्मक वंश का शासक रुद्रदामन है। इसकी खासियत क्या है कि इसने जूनागढ़ अभिलेख शुद्ध भाषा में करवाया है और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया है, जिसके समय में सुविशाख गवर्नर था वहां का। तो ये रही बात शकों के विषय में जो आपने देखी। ठीक, अब एक और शक्ति रह गई है, उसका नाम है कुषाण वंश। ठीक है, तो हम लोग अब कुषाणों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुषाण, इनका नाम भी आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये मौर्य काल की एक प्रमुख शक्ति हैं। तो देखिए कुषाण वंश में क्या खासियत है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, अभी आपने देखा कि भारत में मैंने पूछा था कि सबसे ज्यादा लेख युक्त सिक्के जिसमें लिखावट हो वो किसने चलाई, तो आपने देखा था कि इंडो ग्रीक शासकों ने चलाया। फिर क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए, तो आपने बताया कि इंडो ग्रीक शासकों ने ही चलवाए हैं फिर से। लेकिन अब क्वेश्चन अगर यह है कि भारत में पहली बार सोने का सिक्का किसने चलवाया, तब आपको यहाँ पर कुषाणों के पास आना पड़ेगा। और इनमें कोई शासक है जिसने पहली बार भारत में सोने का सिक्का चलाया। देखिए शब्द आ रहा है पहली बार। जो भी शब्द पहली बार होगा इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए कुषाणों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये भी चीन से ही आए थे और मध्य एशिया से होते हुए, मध्य एशिया या चीन के आसपास थे। और शकों के बाद इनका भी नाम आता है कि वो शकों के पीछे पीछे चले आए थे। तो इनको जो है ऐसा माना जाता है कि ये पहले जो है इंडो ग्रीक शासक के अधीन होंगे या उनके सामंत होंगे, क्योंकि इनका जो एक शासक आता है शुरुआत का, जिसे कहते हैं कुजुलकर्टिसस। पहले शासक के नाम आप देख लीजिए, कुजुलकर्टिसस। तो इसके जो सिक्के मिलते हैं उस पर एक यूनानी राजा हर्मियस का नाम मिलता है, हर्मियस। तो इससे पता ही चलता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यह जो है पहले हर्मियस के अधीन शासक होंगे, यानी कि सामंत होंगे यूनानी शासक के। जब यूनानी शासक कमजोर पड़ गए तब इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और ये कुजुलकर्टिसस या हर्मियस के नाम से जाना, कुजुलकर्टिसस जो है हर्मियस का सामंत जाना जाता है। और इसने जो है कुषाण वंश को आगे बढ़ाया। लेकिन वास्तविक रूप से जो शक्ति आपके सामने आएगी वो विम कर्टिसस के नाम पे आएगी। अब ये पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा। विम कर्टिसस इसका अगला शासक है, विम कर्टिसस। और इसकी विशेषता ये है कि यही वो शासक है जिसने भारत में पहली बार
सोने का सिक्का चलाया है, सोने का सिक्का, इसको श्रेय दिया जाता है। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और महेश्वर ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इनको भारत में रहना है और भारतीयों के देवी देवताओं को ये आत्मसात कर रहे हैं। तभी तो गैर आर्य और आर्यों से मिलकर हिंदू धर्म का निर्माण होगा। तभी तो हमारे यहाँ इतने सारे देवी देवता दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हमने दूसरे यानी विदेशी तत्वों को भी ग्रहण कर लिया है। तो सोने का सिक्का और सिक्कों पर शिव, नंदी, महेश्वर का चित्र अंकित है। ये भीम टैक्सस की विशेषता है। अब जो इनका सबसे खास हीरो है उसका नाम है कनिष्क। कनिष्क ये इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित अभिलेख जो है, एक है सुई विहार अभिलेख। सुई विहार अभिलेख ये संस्कृत भाषा में है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए ये भी विदेशी है लेकिन संस्कृत का प्रयोग कर रहा है। और मान्यखेत अभिलेख, अभिलेख ये दो अभिलेख उसके हैं। अब आइए कनिष्क की विषय में जानते हैं, कनिष्क की विशेषताओं को देखते हैं। ये क्या करता है, इसका नाम क्यों फेमस है। कनिष्क की एक विशेषता तो ये है कि इसने बौद्ध धर्म की जो शाखा थी, महायान शाखा, उसका मुक्त हृदय से पोषण किया है। यानी कि बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया है, जो कि महायान शाखा है। और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होता है। फोर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है, सभा बुलाई गई थी। और इसके अध्यक्ष जो हैं वसुमित्र, इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो हैं वसुमित्र अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष के रूप में जो है अश्वघोष का नाम आता है। अश्वघोष, अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष हैं। तो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होता है। अब आप देख सकते हैं कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है, तो यहाँ पर कोई ना कोई काम होगा, कोई उद्देश्य होगा इसका। तो इसका उद्देश्य क्या है, अगर इस पर चर्चा करें तो आपको पता चलेगा कि चौथी बौद्ध संगति में एक ग्रंथ को जोड़ा गया था जिसका नाम है विभाषा शास्त्र। विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना जो है चौथी बौद्ध संगति में होती है। और ये सभी कहाँ पे हो रही है, कनिष्क के समय में हो रही है। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो आप बताइएगा कि कश्मीर के कुंडल वन में हुआ है। कश्मीर के कुंडल वन में। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि कनिष्क ने जो है अपनी राजधानी बनाया था, उसने पेशावर को जीता था, ठीक, और साथ साथ उसने मथुरा को जीता था, और मथुरा उसकी राजधानी थी, मथुरा। और एक बार उसने पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किया था। पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके वो वहां से 3 वस्तुओं को लाता है। 3 वस्तुएं इसके लिए समय में है। एक है बुद्ध का भिक्षा पात्र, बुद्ध का भिक्षा पात्र, क्योंकि ये महायान शाखा का पोषण करता था, तो उससे जुड़ी हुई चीज, उनसे जुड़ी हुई चीज वो उसको महत्व देता था। तो बुद्ध का भिक्षा पात्र वो पाटलिपुत्र से लाता है। दूसरा, एक बौद्ध विद्वान होता है जिनका नाम है अश्वघोष, एक दार्शनिक हैं, जो कि अभी आपने देखा कि वो उपाध्यक्ष भी बनते हैं, तो अश्वघोष को लाता है। और तीसरा, एक अनोखा मुर्गा, अनोखा मुर्गा। ये कुछ बात होगी इसके अंदर, तो सुबह गुड मॉर्निंग वगैरह बोलता होगा। तो ये अनोखा मुर्गा है जो कि पाटलिपुत्र से 3 वस्तुओं की चीजों को, ये 3 वस्तुओं को लाता है, ठीक। इसने जो है एक कश्मीर में एक नगर की स्थापना की है जिसका नाम है कनिष्कपुर नगर। कनिष्कपुर नगर।
एक मिलती है, महास्थान नामक एक जगह है जहाँ से इसकी एक मूर्ति दिखाई पड़ती है, जिसमें उसको जो है ओवरकोट पहने हुए दिखाया गया है और पैरों में जूते पहने हुए दिखाया गया है। तो इस मूर्ति का सर नहीं मिला है, लेकिन जो है बाकी शरीर मिला है, तो उसमें पैरों में जूते पहने हुए दिखाया गया है। तो इससे पता चलता है कि इस समय शायद जूते वगैरह का आविष्कार जो है हो चुका था, और ऊपर कनिष्क जो है कोट पहने हुए, पूरा कोट, तो उसमें जो है इसका सिर नहीं मिला है। तो महास्थान नामक स्थान से ऐसी मूर्ति दिखाई पड़ती है। ठीक, तो ये चीजें हैं। और उसके दरबार में कौन कौन निवास करता था? एक तो अश्वघोष था ही, इसके अलावा चरक जो कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान है वो निवास करते थे, पार्श्व निवास करते थे, पार्श्व और वसुमित्र। तो ये कुछ विद्वान थे जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो कनिष्क ने महायान शाखा को पोषण दिया था और बौद्ध समिति का आयोजन भी हुआ है। 2 अभिलेख ध्यान रखिएगा, सुई विहार और माणिक्यत अभिलेख। तो ये रहा पॉलिटिकल मामला जो कि मौर्य काल में दिखाई पड़ता है। मतलब कि कुछ शक्तियां हैं जो कि मौर्य काल में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, इंडो ग्रीक, साथ में आपका हिंद पहलव शासक हो गया, या फिर पार्थियन शासक कहते हैं जिन्हें, और शक शासक और कनिष्क यानी कि कुषाण वंश। तो ये सभी शक्तियां आपको मौर्य काल में यानी कि मौर्य के बाद दिखाई पड़ती हैं। अब ये लोग कैसे वाणिज्य व्यापार करते हैं, क्या क्या उपलब्धियां और हैं, वो हम थोड़ा सा देखेंगे नेक्स्ट टाइम पर, और उसके बाद फिर हम लोग गुप्त काल की ओर चलेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइम पर करते हैं बाकी चीज़ों को आगे कंटिन्यू। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।